हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनीतिक पोस्टर वॉर में कांग्रेस ने सिंधिया को फिर कहा बिकाऊ। ग्वालियर दौरे पर कमलनाथ ने भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव। विश्वास सारंग ने फिर राहुल गांधी को कहा पप्पू। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक के बाद एक जनप्रतिनिधि कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा सिरमौर के विधायक दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ट्वीट करके उन्होंने जनता को यह सूचना दी और जल्द ही स्वस्थ होकर जनता के बीच वापस आने की बात कही। दीपक सिंह की रिपोर्ट। कोरोना का प्रकोप आग की तरह दिन ब दिन फैलता ही जा रहा है। प्रदेश में हर दिन कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पहले कोरोना टेस्ट निजी अस्पताल कर रहे थे, पर अब ये प्रशासनिक अस्पतालों में पूर्णतः संभव है और सभी को बेहतर इलाज का आश्वासन भी दिया। साथ ही विश्वास सारंग ने अपने बयान में राहुल गांधी को पप्पू गांधी कहते हुए कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है जिसमें कप्तान है और ना ही टेक्नीशियन। कौन किससे बातचीत चल रही है और किसके बारे में ये ऐसे विचार रख रहे हैं, पर राजनीति में आम तौर पर कुछ लोगों की रोटी इसी में सिक जाती है कि अफवाह फैलाएं और मीडिया की सुर्खियां बटोरें। कांग्रेस के नेता यही काम कर रहे हैं, केवल और केवल विघटन की राजनीति करना, गैम्बलिंग की राजनीति करना, सेंसेशनल बनाकर अपनी खबरों को प्रकाशित करने का प्रयास करना, ये कांग्रेस की आदत है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा सामाजिक मुझे लगता है चिंता का विषय है और इस पर जिस प्रकार से बातचीत समाज में होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ देशद्रोही लोग और मैं ये कह सकता हूँ कि वामपंथी लोग कहीं ना कहीं इस तरह की गफलत समाज में पैदा कर रहे हैं जो वर्ग संघर्ष की ओर समाज को लेके जाएगी। मुझे लगता है इस सब पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये वर्ग और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। इस पर मुझे नहीं लगता हमें बहुत मीडिया में टिप्पणी करनी चाहिए, पर समाज को इस विषय में ज़रूर विचार करना चाहिए। और जिस प्रकार से कुछ लोग समाज के विघटन का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम करना है, उन्हें सोचना चाहिए और उन्हें ये अपनी हरकतें बंद करनी चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़े नाराज़गी और कोप भवन में तो पप्पू गांधी जी ही है, वही अपनी मम्मी से नाराज़ है, तो बाकी किसकी बात करोगे आप। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। अब डूबते हुए जहाज में कैप्टन कहाँ हैं और बाकी टेक्नीशियन कहाँ हैं, इस पर बहुत चीज़ बातें नहीं होती। अब कांग्रेस की कहानी ख़त्म हो गई, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करके हम अपना समय खराब। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, जब हमारे यहाँ लैब और टेस्टिंग की कमी थी उस समय प्राइवेट कंपनी के माध्यम से भी टेस्ट किए जा रहे थे, पर वो लगातार संख्या कम हो रही है और उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने समाप्त होने वाला है। उसके बाद ये सब स्थितियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पर अभी भी यदि हम देखें तो 5 से 10%, 20% भी टेस्ट प्राइवेट फर्म से नहीं कराए जा रहे हैं, सभी सरकारी लैब में हो रहे हैं, हमारी व्यवस्था से हो रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं, क्या व्यवस्था है? देखिए, पूरी दुनिया में, पूरे देश में संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा है, पर हम मुस्तैदी के साथ हर समस्या के निदान के लिए लगे हैं। हमारी रोज़ यही प्रयास रहता है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, बिस्तर की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो। आइसोलेशन वार्ड और आईसीयू वार्ड हमारे यहाँ पर्याप्त हैं। हम लगातार इस पूरी मुहिम को और इस पूरी समस्या के निदान के लिए लगे हैं। सर, कांग्रेस कहती है कि पार्टी में कोई नाराज नहीं है, ये सोचता है कि उसे कोविड के इलाज के लिए कुछ और अच्छी व्यवस्थाएं मिले, वो पैसा खर्च करके अपना इलाज कराना चाहता है। तो समाज के हर वर्ग में, क्योंकि जिस प्रकार से ये स्प्रेड हो रहा है, ये संक्रमण फैल रहा है, समाज का हर वर्ग इससे संक्रमित हो रहा है, तो समाज में हर वर्ग की चिकित्सीय व्यवस्था के लिए हमने पॉलिसी बनाई है। सरकारी अस्पताल में भी इलाज हो रहा है, पर यदि कोई लोग अपना पैसा खर्च कर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी सरकार ने की है और इसीलिए इस तरह की व्यवस्था को अमली जामा पहनाया जा रहा है। सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर के 2 दिवसीय दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने
प्रेस वार्ता में भाजपा को जमकर आड़े हाथ लिया। कमलनाथ ने शिवराज पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 सालों में मध्य प्रदेश बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। कमलनाथ ने ग्वालियर के विषय में कहा कि ग्वालियर कभी प्रदेश की पहचान होता था, लेकिन पिछले कई सालों में ग्वालियर विकास के मामले में प्रदेश के अन्य शहरों से बहुत पिछड़ा हुआ है। पर अब परिस्थितियां बदल गई और बदली हुई परिस्थितियों में ग्वालियर चंबल मेरी प्राथमिकता रही। मुझे इस बात का दुख है, आप में से जिनका जन्म नहीं हुआ था 50-60 साल पहले, जब मध्य प्रदेश की बात करते थे, जबलपुर की कुछ बात हो जाती थी क्योंकि हाईकोर्ट था, पर कोई जबलपुर की बात नहीं करता था, केवल ग्वालियर की बात करता। पिछले सालों में किस प्रकार ग्वालियर चंबल उपेक्षित रहा, जो मुझे आवेदन मिले हैं, ये आवेदन मध्य प्रदेश केवल नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम ग्वालियर चंबल में विकास का एक नया इतिहास बनाए। मेरी ऐसी सोच रही है ताकि पूरा मध्य प्रदेश केंद्र बने। हम 4 राज्यों से घिरे हुए हैं, आप जानते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, हमारे ग्वालियर चंबल में पूरे मध्य प्रदेश में जितने उद्योग नहीं लगे उससे ज्यादा बंद हो गए। पालनपुर का क्या है, कितने धूम धमाके से पालनपुर की घोषणा हुई थी, कितने धूम धमाके से पालनपुर बड़ा था, कितने उद्योग बचे। सौदेबाजी में गया, मेरे पास तो 11.5 महीने थे और 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपने नियत और नीति का परिचय दिया। जनता का वार है, मुझे शिवराज सिंह से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज हिम्मत है शिवराज सिंह को, मुझे समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी और शिवराज को कैसी हिम्मत होती है कि मुझसे 15 महीनों का हिसाब किताब मांगे। ये 15 साल का हिसाब किताब दे, 15 साल का हिसाब किताब नहीं दे पाए, आज नहीं दे पा रहे हैं। और क्योंकि पहले नहीं दे पाए 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने घर बैठाया। हमने वोट से सरकार बनाई थी, नोट से सरकार नहीं बनाई। आज की बनी हुई जो नोट्स की सरकार है, हमारे प्रजातंत्र संविधान के साथ कितना खेल हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया था और दांव पर लगा है हमारा संविधान, दांव पर लगा है हमारा प्रजातंत्र उपचुनाव में। ये आज हमारे सामने चुनौती है। मेरे जैसे लोगों ने जो अपना जीवन काट लिया, पर हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए हमें संविधान और प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना है। यही मैं जनता से अपील करूंगा कि हम संविधान की रक्षा करें, अपने भविष्य की रक्षा करें। और यही आज हमारे सामने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार, शिवराज सिंह जी तो नारियल अपने जेब में लेके घूमते हैं, जहां मौका मिल जाता है नारियल फोड़ लेंगे। जब भी चुनाव आता है दोनों जेबों में नारियल लेंगे। तो ये आज घोषणाओं की राजनीति, कलाकारी की राजनीति, कितनी घोषणाएं करी शिवराज सिंह जी ने 15 साल में। ग्वालियर चंबल में कितनी घोषणाएं करी शिवराज सिंह जी ने, मध्य प्रदेश में कितनी घोषणाएं करी। जनता आज ये पहचान रही, बहुत अंतर है मतदाताओं में। 2 साल पहले, 5 साल पहले में बहुत अंतर है मतदाताओं में। आपसे ज्यादा समझदार है, मुझसे ज्यादा समझदार है। मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है कि किस प्रकार की ये सौदे की सरकार बनी है, कैसे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, कैसे आज हमारा पूछा बहुत दिनों बाद आए। मैं तो 50 साल पहले अपनी जवानी में जब ग्वालियर आता था, मैं ग्वालियर को जानता हूँ, राजनीति। पर अब ये जिम्मेदारी मेरी है। जिन्होंने
ग्वालियर को अपेक्षित रखा। हमें ग्वालियर की पहचान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में बनानी, तभी हमारा पूरा चंबल क्षेत्र का भविष्य बन पाएगा। हमें मध्य प्रदेश की नई पहचान बनानी है। कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, मैंने शुरुआत करी थी और ये दिखता भी बगले। मैं कह रहा हूं कितनी बड़ी चुनौती थी। 53 लाख किसान, अभी कोई किसान आते हैं आपकी मीडिया में, हमारा कर्जा नहीं माफ करो, उससे पूछेगा कितने खाते हैं तुम्हारे, किस चीज का कर्जा था। हमने फसल ऋण का कर्जा की बात करी, ये इसको भी मैं जरा लंबे में बताना चाहता हूँ। हमने फसल ऋण की करी थी, किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया, मकान खरीद लिया, वो ऋण नहीं माफ होना था, वो पात्र नहीं था। जो जिसकी 2 लाख रुपए से ज्यादा थी उसका माफ नहीं होना था, उसने कहा था 2 लाख रुपए तक माफ करेंगे। शिवराज जी करके 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है, 53 लाख कर्जा नहीं माफ, पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। पहली दफे केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी। ये है मैंने शुरुआत करी। पहला किस्त था 2 लाख रुपए, डिफॉल्टर तक का कर्जा माफ किया, 50,000 रुपए तक का चालू खाते का माफ किया। जिनका माफ नहीं किया वो जीएसटी देने वाले थे, इनकम टैक्स देने वाले थे। हमने कहा था कि पात्र नहीं, सबसे ज्यादा वो चिल्लाएंगे। ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। शनिवार को राजधानी भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में आदिवासी समुदाय के बीच वनाधिकार दिवस मनाया गया, जहां मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहे। उन्होंने 47 जिलों में 22,000 से अधिक वनाधिकार पत्रों का वितरण करते हुए आदिवासियों को उचित हक और श्रेष्ठ मूल्य दिलवाने का आश्वासन दिया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को लोक कल्याण सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं, गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। और आज चौथा दिन है। आज हमने हमारे वो जनजाति भाई और बहन जिनके बरसों से ज़मीन पर कब्जे थे, पट्टे नहीं थे, तो वनाधिकार उत्सव मनाया। और आज 23,000 ऐसे भाई बहनों को पूरे प्रदेश में वनाधिकार के पट्टे प्रदान किए गए। वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। अब तक 3 लाख से ज़्यादा पट्टे हम वितरित कर चुके हैं, जिसमें 30,000 सामूहिक दावे के पट्टे हैं और 2,70,000 व्यक्तिगत पट्टे हैं। लेकिन केवल पट्टा नहीं दे रहे, कुआं या तालाब बनाने के लिए हम उनको, ताकि खेत में सिंचाई हो सके, वो सुविधा हम उनको दे रहे हैं। फिर वनाधिकार के पट्टे जिनके पास है उनको 0% ब्याज पर कर्जा भी देंगे, फसल बीमा योजना का लाभ भी देंगे, RBC 64 के नियमों के अंतर्गत बाकी सहायता भी उनको देंगे। और पट्टेधारी भाई बहनों के पास भी मकान हो, गैस कनेक्शन हो, मकान में बिजली हो, पीने का पानी हो, ये अभियान चलाकर भी उनकी ज़िंदगी बदलने का काम करेंगे। हमारे जनजातीय समाज बहुत सरल सादी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उनके कल्याण के लिए चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, कृषि हो, रोजगार के अन्य साधन हो या जन कल्याण की योजनाएं हो, सबका लाभ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी योजना बनाई थी। 1.25 साल सब चीज़ें बंद हो गई थी, अब हमने फिर से उनको चालू किया और मैं गदगद हूँ मेरी टीम के साथ कि उस अभियान को हमने फिर से प्रारंभ किया है। सीधी बात मेरा कहना है कि कुछ मित्र भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि उपज मंडी में
फसल आके किसान को बेचने का विकल्प है ही। कोई कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश में बंद नहीं होगी, वो यथावत चलेगी। किसान अपने उत्पाद को चाहे तो कृषि उपज मंडी में बेचे, लेकिन अगर उसको लगता है कि मंडी में नहीं जाना मुझे, तो हम बाध्य क्यों कर रहे हैं कि वो मंडी में ही जाए। अभी मंडी के बाहर वो अनाज बेच नहीं सकता था, नहीं मंडी शुल्क की चोरी के आरोप लगते थे, ट्रक रोके जाते थे, पकड़े जाते थे। अब वो चाहे तो अपने घर पे अगर उसको ठीक दाम मिलता है तो घर पे अपने उत्पाद को बेच सकता है। अगर कोई व्यापारी खरीद केंद्र बना के, अपनी मंडी बना के या वेयर हाउस पे खरीदना चाहता है, वहाँ वो बेच सकता है। कोई फूड प्रोसेसर अगर कोई मिल का मालिक खरीदना चाहता है और अच्छे रेट दे रहा है, वो उसको बेच सकता है। कोई एक्सपोर्टर है अगर एक्सपोर्ट करता है गेहूं का, चने का, धान का, चावल का, दूसरी चीज़ों का, फल का, सब्जियों का, और वो एक्सपोर्टर उसको ठीक दाम दे रहा है, तो एक्सपोर्टर को बेच सकता है। और इसलिए विकल्प दोनों उसके पास है। वो चाहे तो मंडी में बेचे, लेकिन हम बाध्य क्यों करेंगे वहीं जाए वो। कई बार वहाँ भी कठिनाइयाँ होती है तो मंडी भी अपनी कठिनाइयाँ दूर करेंगी, और चाहे तो दूसरी जगह बेचे। हम किसान को बाध्य क्यों करें, ये किसानों के बिल्कुल हित में है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी कदम उठाया है किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ मित्र विपक्षी दल किसान को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति स्पष्ट है, किसानों का सशक्तिकरण, उनको उनकी उपज का दाम दिलाना, यह हमारा लक्ष्य है। इसलिए मंडियां रहेंगी, सशक्त ढंग से रहेंगी, कोई मंडी बंद नहीं होगी, लेकिन मंडी के बाहर भी खरीदने की सुविधा रहेगी। जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तुम तैसी, मैं तो किसी को नालायक नहीं कहता, पहले ही मुझे नालायक कह चुके हैं। अब मैं जैसा हूँ मेरी जनता जानती, मेरा प्रदेश जानता है, और उनकी आत्मा को संतुष्टि मुझे नालायक में बोलने में मिलती है तो बोल के प्रसन्न हो, मुझे क्या आपत्ति है। देखिए, अगर समग्रता के साथ आप देखेंगे 3-3 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख भी मिला है। हम अब फसल बीमा योजना में एक प्रावधान करवाएंगे कि न्यूनतम राशि की सीमा तय है, उससे कम किसी को ना मिले। जैसे RBC 64 के नियम परिवर्तित करके हमने कर दिए। और फसल बीमा योजना में ये पैसा तो मैं पहले कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम क्यों जमा नहीं किया था उन्होंने, और इसलिए किसानों को 3100 करोड़ रुपया नहीं मिलता था। उनके ज़माने में फसल खराब हुई, हमने फसल बीमा का प्रीमियम का पैसा भरा, पहले 3100 करोड़ दिलवाया। 3100 करोड़ के बाद कल 4600 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। ये बिल्कुल अपवाद है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आगे ये अपवाद भी ना रहे, हम इसके प्रयास करेंगे। कमलनाथ सरकार तो फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि खा गई थी, और इसलिए अगर हम ना होते तो 4600 ये और 3100 वो, ये सारे के सारे पैसे 3100 करोड़ 4600 करोड़ दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो ये लगभग 8000 करोड़ के आसपास होते हैं। ये किसानों का पैसा मिलता ही नहीं, ये कमलनाथ सरकार खा जाती। ये भारतीय जनता पार्टी की पुनर्वापसी है जिसके कारण किसानों के खाते में ये। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उपचुनाव बेहद नजदीक है, लिहाजा इस समय राजनीतिक हथकंडे भी आम बात है। इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है। मुख्य रूप से कांग्रेस के टारगेट ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 22 बागी विधायक है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने लगे पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का मीम बनाकर और सिंधिया का फोटो लगाकर लिखा है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अब वक्त आ गया है गद्दारों बिकाऊ लालों को सबक सिखाना जरूरी है। अब देखना यह होगा कि ये पोस्टर वॉर आने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव डालती है। ये पोस्टर अपने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की बात कह रहा है। मध्य प्रदेश में एक जुमला दिया था, उसूलों पे आंच आए तो टकराना ज़रूरी है। तो मध्य प्रदेश की जनता का ये जवाब है उन्हीं जनसेवक को कि निश्चित ही उसूलों पे आंच आए तो टकराना ज़रूरी है, अब वक्त आ गया है गद्दारों और बिकाऊ लालों को सबक सिखाना ज़रूरी है। श्रीयंत श्रीयंत। तो इसका मतलब मध्य प्रदेश की जनता ने कल कमलनाथ जी को ग्वालियर में जो अपना समर्थन और प्यार दिया है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि मध्य प्रदेश की जनता को ना शिवराज चाहिए ना महाराज चाहिए। एक बार फिर
कमलनाथ सरकार चाहे। और मध्य प्रदेश की जनता का क्या कसूर था कि कमलनाथ जी जनता के हित के काम कर रहे थे, किसानों की ऋण माफ़ी कर रहे थे, 100 रुपये में बिजली दे रहे थे, महिला अत्याचार में प्रदेश को सुरक्षित कर रहे थे। तो भाजपा के लोग माफियाओं के साथ और ये एक जनसेवक के सहयोग से मध्य प्रदेश की जनमत को खरीदने और बेचने का जो काम करा है, मध्य प्रदेश की जनता इस पोस्टर के माध्यम से उसका जवाब दे रही है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।